बुआ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी चलिए, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं बहू, मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए शादी में। अब तुम्हें पता तो है कि तुम बिना किसी सहारे के चल नहीं सकती। ऐसे में विशु खुद को संभालेगा या तुम्हें? सरला मेघना को उसके लंगड़े होने का एहसास करवा ही रही होती है कि विशु वहाँ आ जाता है। मेघना एक शादी में बैठकर शादी को एंजॉय कर रही होती है। कुछ ही देर के बाद उसका पति विशु हाथों में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए उसके पास आता है और उसको कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है, तो अब कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा। पता था मुझे कि शादी में आकर तुम्हें अच्छा लगेगा, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। हाँ, पर अब घर चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं ना। इतना बोलकर वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। विशु मेघना को उदास देखकर उसके लिए गाना गाने लगता है, पर मेघना कार की विंडो पर अपना सर रखकर चुपचाप बैठी रहती है। उसको ऐसे खोया खोया देखकर विशु उससे बोलता है, मेघना, क्या हुआ? मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम कुछ उदास हो क्या? उदास नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो बस थकान की वजह से लग रहा होगा आपको। मुझे सब पता है। सरला बुआ की बातों को याद करके दुखी हो ना, जो उन्होंने शादी में आने से एक दिन पहले बोली थी। नहीं, हाँ क्या करूँ मैं, उनकी बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। अब उनका कहना भी सही था ना। तुम ज्यादा मत सोचो, उनकी आदत है बोलने की। विशु के ये बोलते ही मेघना सरला की बात को याद करने लगती है, जहाँ सरला उसके पास आकर उससे बोलती है, अरे मेघना बहू, तुम विशु के साथ शादी में जा रही हो, वो भी इतनी दूर। हाँ बुआ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी चलिए, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं बहू, मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए शादी में। अब तुम्हें पता तो है कि तुम बिना किसी सहारे के चल नहीं सकती। ऐसे में विशु खुद को संभालेगा या तुम्हें? सरला मेघना को उसके लंगड़े होने का एहसास करवा ही रही होती है कि विशु वहाँ आ जाता है और अपनी बुआ की सारी बातें सुनकर उनसे बोलता है, बुआ जी, मेघना को मैं संभालूंगा, ना कि आप। तो आप टेंशन मत लो। और वैसे भी डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। कुछ ही दिनों में मेघना के पैरों में लगा रोड निकल जाएगा और वो एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगेगी। अब मुझे क्या बेटा, मेरा काम था तुम्हें सही राह दिखाना। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। बिल्कुल, और हाँ, आराम से जाइएगा। इतना बोलकर सरला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मेघना उसके साथ शादी में जाने से मना करने लगती है, लेकिन विशु उसे समझा लेता है। कुछ ही देर के बाद विशु और मेघना शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो लोग शादी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों बात करते हुए शादी से घर वापस आ रहे होते हैं और कार में बैठे हुए विशु मेघना से बोलता है, अगर बुआ जी की बातों को याद करके खुद को और दुखी कर लिया हो, तो अब मुझसे भी थोड़ी बात कर लो। यार, तुम दुखी क्यों हो रही हो? बहुत जल्द तुम्हारे पैरों में ये जो रोड लगी है ना, वो निकल जाएगी और देखना, तुम फिर से पहले की तरह चलने लगोगी। और अगर मैं पहले की तरह नहीं चल पाई तो? और अगर रॉड निकालने के बाद भी मैं लंगड़ी हो गई तो? सब मेरे साथ साथ आपका भी मजाक बनाएंगे। सब जानते हुए भी उस दिन हॉस्पिटल में आपने मुझसे शादी की। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं आपको वो शादी कभी ना करने देती। मैं कोसती हूँ उस दिन को जब मैं अपनी शादी वाले दिन घर से बाहर गई। किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, इसके लिए खुद को मत कोसो कभी। एक बार फिर मेघना रोने लगती है और उस दिन को याद करती है जब वो अपनी शादी वाले दिन सुबह सुबह अपनी माँ कुसुम के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ, विशु को सरप्राइज देने के लिए मैंने एक फोटो कोलाज बनवाया है और अब तक उस शॉप वाले ने मुझे दिया नहीं है। प्लीज मुझे वो कोलाज लेने जाना है, जाने दो ना माँ। आज तेरी शादी है और जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू कहीं नहीं जाएगी। और रही बात तेरी कोलाज की, तो वो मैं किसी और से मंगवा दूंगी। पर शादी रात को है माँ, अभी जाने दो ना। एक बार बोल दिया ना कि नहीं जाना तुझे बाहर, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? बेटा, अपनी शादी वाले दिन लड़की घर से बाहर नहीं जाती, अपशगुन कहा जाता है उसे।
अब क्या करूँ, माँ तो मान ही नहीं रही। मेघना अपनी माँ की बातें सुनकर मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर के बाद मौका देखकर अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब मेघना की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और अपने सामने विशु को देखकर रोते हुए उससे बोलती है, आज हम दोनों की शादी थी और मैं यहाँ। हमारी शादी आज है मेघना, तो ये शादी आज ही होगी। वो कैसे? तुम क्या करने वाले हो? इतना बोलकर विशु बाहर जाकर अपनी कार की डिग्गी में रखे शादी के सामान में से सिंदूर लाकर उसकी मांग भर देता है। कुछ ही देर के बाद मेघना बेड पर बैठने के लिए अपने पैरों को मोड़ती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और विशु से कहती है, विशु, मैं अपना पैर नहीं मोड़ पा रही, पता नहीं क्या हो गया। मेघना शांत हो जाओ, सब ठीक है। वो बस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे पैरों में थोड़ी चोट लग गई थी, जिस वजह से तुम्हारे पैरों में रोड लगी है। कुछ ही दिनों में वो भी निकल जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगी। अब कुछ ठीक नहीं होगा विशु, मैं जिंदगी भर के लिए लंगड़ी हो चुकी हूँ। तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। पहले तो खुद को लंगड़ी बोलना बंद करो। और रही शादी की बात, अगर ये हादसा तुम्हारे साथ शादी के बाद होता तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बोलती? पर तुम्हारे पास तो शादी से पहले मौका था ना, तुम मेरी जगह किसी और को भी चुन सकते थे, फिर क्यों की ये शादी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेघना, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? मुझे पता है मेघना, तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ती। विशु का प्यार देखकर मेघना उसको पकड़कर रोने लगती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए वापस अपने घर लौट आते हैं। घर आते ही 3 दिन के बाद विशु उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके पैरों से रॉड निकाल देते हैं और मेघना को चलने के लिए कहते हैं। पर मेघना पहले की तरह नहीं चल पाती और वो हमेशा हमेशा के लिए लंगड़ी हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मेघना दीवार पर लगी अपनी और विशु की फोटो के कोलाज को देखते हुए विशु से बोलती है, विशु, जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं लंगड़ी हो गई हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ था, पर आज तुम्हारा साथ पाकर मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं लंगड़ी हूँ या चल सकती हूँ। मेघना, कमी हर किसी में होती है और ऐसे में लोगों को अपनी कमी को कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत के नजरिए से देखना चाहिए। पर मेरी ताकत तो तुम हो ना, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई चिंता नहीं है कि कौन मुझे क्या कहता है, क्या सोचता है। उसकी बातें सुनकर विशु उसे गले लगा लेता है और मेघना अपनी कमी को अपना लेती है। साथ ही अनाथ आश्रम के दिव्यांग बच्चों को और बड़े बूढ़ों को मदद करती है, ताकि वो लोग मेघना की तरह अपनी कमी को देखकर खुद पर अफसोस ना करें, बल्कि वही लोग आगे चलकर अपना नाम रोशन करें और मेघना की तरह औरों की हेल्प करके उनको भी एक कामयाब इंसान बनाए, जिसके बाद मेघना अपने पति के साथ अपने जिंदगी की नई शुरुआत करके खुशी खुशी रहने लगती है। सुबह हो चुकी थी। स्वीटी और अबीर अभी तक सो ही रहे थे। ऐसे में अबीर नींद में स्वीटी से बोलता है, स्वीटू उठो ना जान, सुबह हो चुकी है। अबीर सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। अरे यार उठ जाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। अबीर नींद में स्वीटी से उठने को कहता है कि उसी वक्त वो स्वीटी को लात मार देता है, जिससे वो गिर जाती है और नींद से जागकर कहती है, अरे माँ, ये क्या किया तुमने? अरे अब क्या हुआ स्वीटू? हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। कुछ ही देर के बाद अबीर नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होता है। वहीं दूसरी ओर स्वीटी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, साथ ही उसका लंच पैक करती है। तभी टेबल पर बैठे हुए अबीर कहता है, अरे यार ब्रेकफास्ट तो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? आंखें खोलकर देखो ना, ब्रेकफास्ट तो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। ठीक है, कूल डाउन यार, बस मेरा फोन और रुमाल ला दो यार, फोन चार्जिंग पर लगा है। ये भी मैं लेकर आऊँ? सुबह सुबह कुत्तों की तरह काम करवाते हैं मुझसे। ले आओ ना स्वीटू यार, मैं जब तक ब्रेकफास्ट कर लूँ। अबीर की बात सुनकर पैर पटककर वो उसका सामान लेने रूम में जाती है। कबर्ड में से उसका रुमाल निकालती है और फिर फोन लेने के लिए चली जाती है।
जैसे ही उसके फोन को निकाल कर उसमें टाइम देखती है तो उसे दिखाई देता है कि आज तो संडे है। ये देखकर वो गुस्से में तिलमिला जाती है और सीधा जाकर अबीर से कहती है, अबीर जरा यहाँ आना, ये देखो तो, पढ़ के बताना क्या लिखा है। क्या हुआ स्वीटू, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? लाओ, क्या पढ़ना है फोन में? स्वीटी उसे अपने हाथ से डेट और डे दिखाती है, जिसके बाद फोन में संडे देखकर अबीर के होश उड़ जाते हैं और उसका चूहे जैसा मुंह बन जाता है, जिसके बाद स्वीटी उस पर एक बार फिर से बम की तरह फट जाती है और कहती है, शर्म तो आती नहीं होगी इस इंसान को, मतलब छुट्टी के दिन भी मुझे जल्दी उठा दिया, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनवाया, इतना सारा काम करवाया। अरे देख नहीं सकते थे क्या अपने फोन में किसी रजिस्टर में कि आज संडे है, संडे छुट्टी, एक ही दिन होता है मेरा भी रेस्ट करने का। स्वीटू सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आज संडे है। आओ ना, आज हम बाहर घूमने चलते हैं। घूमने जाओगे? अबीर को आंखें दिखाकर वो उसे धक्का मार देती है और कमरे को लॉक करके अंदर चली जाती है। दरवाजे पर खड़ा अबीर उससे कहता है, अरे मेरी जान, मेरी स्वीटू, मुझे अंदर तो आने दो, चेंज तो करने दो। अगर हम नहीं जा रहे घूमने तो क्या हुआ? अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर सोफे पर ही पड़े रहो। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है आपने। शादी से पहले इतनी प्यारी थी, बिल्कुल गाय जैसी, शादी करते ही डायन बन गई। वक्त बीतता जाता है, दोनों इसी तरह से क्यूट फाइट किया करते और एक दूसरे से इरिटेटेड रहा करते। ऐसे ही एक दिन अबीर ड्रिंक करके वापस घर लौटता है, जहाँ बहुत देर से स्वीटी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी उसके आने पर वो कहती है, आ गए तुम? इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ थे बताओ मुझे। स्वीटू, वो थोड़ा सा लेट हो गया। क्या तुम ड्रिंक करके आए हो? हाँ, आया हूँ करके, वो भी 4 बोतल। बोल डायन, क्या करेगी? हे भगवान, ये क्या बोल दिया मैंने? आगे क्या दिखाती है? बाहर निकालेगी मुझे इस घर से भी। स्वीटू सॉरी, गलती से बोल दिया ये सब मैंने। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बोलो? स्वीटी इतना कहकर तिलमिला जाती है और उसी चमचे से उसका भूत उतारती है। अबीर चिल्लाता रहता है और वो उसके ऊपर चढ़कर उस पर मुक्कों की बरसात कर देती है, साथ ही उसकी हालत बुरी बनाकर उसे छोड़ देती है। अगले दिन वो सोफे पर अजीब ढंग से सोया हुआ मिलता है। तभी स्वीटी उसके पास आकर उसके पैरों को हिलाकर उसे जगाते हुए कहती है, अबीर बेबी उठो ना। प्लीज प्लीज, मुझे मारो मत, मैंने कुछ नहीं किया। अब कभी भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। हाँ बताओ। तुम पापा बनने वाले हो। आई एम प्रेग्नेंट। सच में स्वीटू, मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ अबीर। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, सबको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। नहीं अबीर, ये खुशखबरी पापा मम्मी को मत देना, वो डांटेंगे। क्यों स्वीटू? अरे वो मैं कॉलेज में भी प्रेग्नेंट हो गई थी ना, इसलिए। हे भगवान, ये सब तो इसने मुझे कभी नहीं बताया। मेरी किस्मत में ही ये डायन लिखी थी। साला मैं तो 2 मिनट ही खुश हो पाया था। अगले दिन स्वीटी अपने मायके चली जाती है। पीछे से वो भी अपने दोस्त के घर चला जाता है, जहाँ वो लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी उसकी बीवी स्वीटी का कॉल आता है। तो अबीर बोलता है, ओए विक्की, अभिषेक, अरे यार गाना बंद करो, स्वीटी का कॉल आ रहा है और जल्दी से एक मिक्सर भी लेकर आओ। हाँ स्वीटू बोलो। हेलो अबीर, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं स्वीटू, चटनी बना रहा था। तुम तो हो नहीं मेरे पास, वरना पराठे के साथ अच्छी अच्छी सब्जी खाता। पर मुझे तो तुम घर पर नहीं लग रहे हो। अरे बेबी, बताया तो घर पर ही हूँ, चटनी बना रहा था। अच्छा चलो अब रखो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है। होता है यार, मेरी बीवी भी ऐसी है, इसलिए यकीन दिलाने के लिए ना ऐसी हरकतें करना लाजमी है। अब समझे तुम मेरे हाले दिल, क्या क्या झेलना पड़ता है एक आदमी को शादी के बाद। देख लो, मैं तो कहता हूँ विक्की, तू अपनी बंदी से शादी मत करियो। अबे अपनी क्या, किसी की बंदी से शादी मत करियो, जिंदगी नर्क बन जाएगी हमारी तरह। फिर तू कहीं भी अपनी मर्जी नहीं चला पाएगा, बस बीवी की चलेगी तेरी। अरे यार तुम लोग मुझे डरा क्यों रहे हो? मेरा रिश्ता ऑलरेडी श्वेता से तय हो चुका है। अबे ओ जामुन की गुठली, हम तुझे सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, कुछ नहीं तो हमसे ही एक्सपीरियंस ले ले। अबीर की बात सुनकर विकी सोच में पड़ जाता है। कुछ ही देर के बाद वो अपने घर चला जाता है और स्वीटी भी वापस आ जाती है। वक्त बीतता जाता है, स्वीटी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और अब वो कभी भी हॉस्पिटल जा सकती थी। तभी रात के 2 बजे स्वीटी कहती है, अबीर सुनो ना, मुझे कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा। अरे यार सोने दो,
तुम पागल हो क्या? हमारे बच्चे को भूख लग रही है और तुम ऐसे बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। अबीर उसकी बात सुनकर आधी रात में रसोई में जाकर उसके लिए गोलगप्पे तैयार करता है, साथ ही उसे अपने हाथों से खिलाता भी है, जिसके बाद वो दोनों खुश होकर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में नींद में स्वीटी अबीर को लात मार देती है, जिससे वो धड़ाम से गिर पड़ता है और बोलता है, हे भगवान, मैंने प्यार क्यों किया? प्यार नहीं, मैंने शादी ही क्यों की, वो भी इस भूतनी से। देखो तो पूरे बेड पर फैल कर कैसे सो रही है। ये बोलकर अबीर बेड के किनारे फिर से सो जाता है। 2 दिन के बाद स्वीटी की डिलीवरी हो जाती है। कुछ टाइम वो हॉस्पिटल में रहकर फिर से घर लौट आती है, जिसके बाद अबीर की जिम्मेदारी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब स्वीटी के साथ साथ उसे अपनी बेटी को भी संभालना पड़ता था। ऐसे ही एक रात 11 बजे स्वीटी कहती है, अबीर, मुझे बहुत नींद आ रही है, निकी को अब तुम संभालो, मैं चली सोने। अरे यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। अब तुम ना बहाने मत बनाओ। तुम भूल गए कि हमने डिसाइड किया था कि निकी को दिन में मैं संभालूंगी और रात में तुम, ताकि मैं आराम कर सकूं। हाँ, पर मेरा ऑफिस। तो कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी ले लो, कर लेना अपना काम। अब तुम निकी को देखो, मैं चली सोने। इतना बोलकर स्वीटी सो जाती है और अबीर उसे गोद में लेकर खिलाने लगता है। 3 घंटे बीत जाते हैं और अब वो निकी को क्रेडल में लिटाकर झुलाता रहता है। जैसे ही उसका हाथ थकता, निकी रोने लगती। निकी बेबी चुप हो जाओ, डैडू है ना आपके पास। निकी बेबी शांत, अपनी मम्मा जैसी मत बनो। वो आपके आने से पहले भी कान खाती थी और अब भी। अबीर अपना काम छोड़कर उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन वो फिर से रोने लगती है और सोती नहीं है, जिसकी आवाज सुनकर स्वीटी जाग जाती है और कहती है, अबीर, क्या है ये? तुम निकी को संभाल भी नहीं सकते? अरे कब से रोए जा रही है ये? मेरी 2 मिनट भी आंख नहीं लगी ठीक से। अरे यार, इसको नींद आ रही है, वो सोना चाहती है इसलिए रो रही है। उसे नींद नहीं आ रही बल्कि भूख लगी है। अरे दूध की बोतल सामने रखी हुई है, उठाकर पिला नहीं सकते? हे भगवान, मेरी सास ने इसको क्या खाकर पैदा किया था? कितना बोलती है हर टाइम। बस मेरी बेटी बड़ी होकर इसकी जैसी ना बने, वरना मैं तो और पागल हो जाऊंगा। ना सोने की वजह से अबीर की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अब अबीर के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और वो एक दुपट्टा लेकर अपनी बीवी के हाथों को बांध देता है, साथ ही उसके मुंह पर टेप भी लगा देता है और जाकर बेड पर निकी के साथ सो जाता है। अबीर की ऐसी हालत को देखकर लगता है कि स्वीटी के टॉर्चर इफेक्ट्स कभी खत्म ही नहीं होंगे और उन दोनों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। आयशा एक सक्सेसफुल लड़की थी जो अपनी मां नंदिनी और पिता मनोज के साथ रहती थी। काम के सिलसिले में अक्सर उसे लेट नाइट पार्टीज अटेंड करने के साथ साथ ड्रिंक भी करनी पड़ती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन आयशा देर रात को ऑफिस से ड्रिंक करके घर लौट रही होती है। वो नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए रोड क्रॉस करती है। तभी वहां एक कार उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद कार में बैठा हुआ शुभम अचानक आयशा को सामने देखकर ब्रेक लगाता है और कार से उतर के उसे बोलता है, अरे दिखता नहीं है क्या जो इस तरह खुदकुशी करने चली हो? इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, I want to go home। OMG, इसने तो ड्रिंक कर रखी है। ये लड़कियां ड्रिंक करती ही क्यों हैं जब इनसे संभलती ही नहीं? पर इस हालत में कितनी क्यूट सी लग रही है। शुभम को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी आयशा के फोन पर उसकी माँ नंदिनी का कॉल आता है। शुभम फोन उठाता है और बोलता है, हेलो, देखिए आपकी बेटी यहाँ नशे की हालत में है। मैंने उसकी इस हालत को देखकर आपका कॉल रिसीव किया है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। बेटा, मैं तुम्हें अपने घर का पता बताती हूँ, तुम प्लीज मेरी बेटी को यहाँ ले आओ। इतना बोलकर नंदिनी उसको एड्रेस बता के फोन रख देती है। तो वहीं शुभम आयशा को गोद में उठाकर कार में बैठा लेता है। थोड़ी देर में दोनों उसके घर पहुँचते हैं। कार की आवाज सुनकर नंदिनी बाहर आती है और बोलती है, बेटा, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी की मदद की। वैसे बेटा, तुम मेरी बेटी को जानते हो क्या? जी नहीं, मेरा नाम शुभम है।
वो तो ये इस हालत में मेरी कार के सामने आ गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी आपका कॉल आया और फिर मैं आपकी बेटी को यहाँ ले आया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो पूरे रास्ते आयशा के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन जब आयशा सुबह सोकर उठती है तो नंदिनी उसके कमरे में आकर बोलती है, ले पी ले इसे, तुझे अच्छा फील होगा। तुझे कुछ पता भी है कल की रात क्या हालत थी तेरी? नशे में बिल्कुल बेसुध थी। अरे भला हो उस लड़के का कि वो तुझे सही सलामत घर ले आया। लड़का? कौन लड़का? अरे शुभम, जिसने रात को तेरी मदद की थी। मैं तो चाहती हूँ कि भगवान करे तुझे वैसा ही पति मिले। माँ कुछ भी कहती हो। अरे मदद की थी उसके लिए शुक्रिया बोल दूंगी जब कभी मिलेगा। शादी तक पहुँच गए आप तो। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन आयशा अपने ऑफिस के बाहर टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी शुभम वहाँ से गुजर रहा होता है। उसकी नजरें आयशा पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसे बोलता है, हेलो मिस, कैसी हैं आप? जी, आपने मुझसे कुछ कहा? क्या आप मुझे जानते हैं? ओह, तो आपको मेरा चेहरा भी याद नहीं है? हाँ, होगा भी कैसे, इतने नशे में तो लोग खुद को भी भूल जाते हैं। वैसे इतना हैंडसम चेहरा कोई कैसे भूल सकता है? ओहो, तो आप हैं मिस्टर शुभम। माँ ने बताया था आपके बारे में। मैं तब से ही आपसे मिलना चाहती थी ताकि आपको मिलकर थैंक यू बोल सकूं। बस ठीक है। वैसे एक बात कहनी थी, आप नशे की हालत में भी बहुत खूबसूरत और प्यारी लगती हो। ये सुनकर आयशा मुस्कुराने लगती है, जिसके कई देर बाद तक दोनों काफी बातें करते हैं और एक दूसरे से अपने नंबर तक एक्सचेंज करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताते हैं। दोनों के माता पिता इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और एक अच्छा सा दिन देखकर उनके घर वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद भी आयशा की ड्रिंक करने की आदत नहीं जाती और वो शुभम और अपनी सास कल्याणी से छुपकर रात को छत पर जाकर ड्रिंक किया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो रात को ड्रिंक करके छत से नीचे आ रही होती है, तभी उसकी सास उसके पास जाकर बोलती है, अरे बहू, तू इतनी रात को, वो भी छत पर, और तू ऐसे लड़खड़ा क्यों रही है? और ये शराब की बदबू तुझ में से आ रही है क्या? अरे सुन भी रही है, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। किसने पी? मैंने तो नहीं पी। माँ जी, आप पीती हो? मुझे पता चल गया। वैसे मैं भी पी लेती हूँ। चलो अच्छा है, दोनों सास बहू महफिल जमाएंगे, मिलकर दो घूंट लगाएंगे। 2 घूंट पिला दे साथिया। राम राम, अरे इसे कोई संभालो, इतनी पी ली है कि होश भी नहीं है कि किससे बात कर रही है। शुभम यहाँ आ और देख तेरी बीवी कैसे नशे में चूर है। कल्याणी इतना बोलती ही है कि आयशा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ शुभम आता है और वो आयशा को अपनी गोद में उठाकर ले जाकर कमरे में सुला देता है। अगले दिन सुबह जब आयशा उठती है तो उसकी सास कल्याणी उनके कमरे में आती है और उससे बोलती है, क्यों महारानी, रात की नौटंकी के बाद अच्छी नींद आई या नहीं? और अगर आंखें नहीं खुल रही है तो 2 पैग और बना दूं? माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? पैग? मैं क्यों पीऊंगी पैग? हाँ, तू कहाँ पीती है? वो कल रात तो मैं ही नशे में गा रही थी, 2 घुट पिला दे साथिया, है ना? लगता है माँ जी को रात को मेरी ड्रिंक के बारे में पता चल गया। इसका मतलब शुभम को भी पता चल गया होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? क्या हुआ? मुंह में दही जमा रखी है जो जुबान नहीं खुल रही अब तेरी? ये बता, ये बुरी लत कहाँ से लगी और कब से लगी है तुझे? कुछ बोलेगी भी अब या फिर से मुंह पे कुंडी लगा ली है? कल्याणी बोल ही रही होती है कि तभी शुभम भी कमरे में आता है और आयशा से बोलता है, माँ कुछ पूछ रही हैं आयशा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार नशे की हालत में देखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा वैसा रूप फिर से देखूंगा। आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? माँ जी, शुभम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे डर था कि मेरी इस लत के बारे में अगर आपको पता चला तो आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे। इसीलिए मैं छत पर जाकर छुप के ड्रिंक किया करती थी। आयशा की ये बात सुनकर शुभम अच्छी तरह से समझ जाता है
कि उसका ड्रिंक करने का एडिक्शन काफी बढ़ चुका है और अब इस बुरी लत से छुटकारा पाने के लिए उसको आयशा का साथ देना होगा। अगले दिन शुभम अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, मुझे लगता है कि हमें आयशा को नशा मुक्ति केंद्र में ले जाना चाहिए ताकि वो अपनी ड्रिंक करने के एडिक्शन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। हाँ बेटा, मुझे भी लगता है कि तू सही कह रहा है। मैं बहू का वो नशे में चूर होकर झूमने वाला रूप फिर से नहीं देखना चाहती। तू उसका अच्छे से इलाज करा और उसे ठीक कर दे। कुछ दिन बाद में शुभम आयशा को बताता है कि उसने आयशा की ड्रिंक करने के एडिक्शन को छुड़वाने के लिए उसका इलाज करवाने की बात कर ली है। ये सुनकर आयशा बोलती है, शुभम आप बहुत अच्छे हैं। मेरी इस बुरी आदत के बारे में जानने के बाद भी आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। कितनी किस्मत वाली हूँ मैं, जिसे आप जैसा जीवन साथी मिला। मैंने तुमसे शादी की है आयशा, तुम्हारे दुखों का दूर करना मेरा फर्ज है। मैं इससे पीछे कैसे हट सकता हूँ, पर तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ठीक होने के बाद कभी भी दोबारा ड्रिंक को हाथ नहीं लगाओगी। जी मैं वादा करती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। इतना कहने के बाद दोनों नशा मुक्ति केंद्र के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही 1 महीने का समय गुजरता है और आयशा अब बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आती है, जिसके बाद वो अब कभी भी ड्रिंक नहीं करती और अपनी सास के घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और इस तरह वो तीनों मिलकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। शीनू अपने पति के लिए रसोई में उसका फेवरेट खाना बना रही थी, जिसकी खुशबू सूंघकर उसका पति प्रीतम कहता है, आहा, मेरे मलाई कोफ्ते की लाजवाब खुशबू आ रही है। शीनू, तुम्हारे हाथों में जादू है, मैं तो उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। आप भी ना प्रीतम जी, आपको पता है मोहन भी ऐसे ही कहता है मुझे। अरे अपने उस गधे भाई का नाम मत लो, जब भी उसका नाम सुनता हूँ ना मेरे सारे कामों का सत्यानाश हो जाता है। देखिए, आप मेरे भाई के बारे में ना ऐसे मत बोलिए। आपको पता है ना वो कितना प्यार करता है आपसे और मुझसे। देखा है उसका प्यार कितना प्यारा है, जब भी आता है साला परेशान कर देता है। आप मेरे भाई को गाली दे रहे हैं? लो कर लो बात, साले को साला नहीं कहूँ तो क्या गधा कहूँ। चलो अब जल्दी खाना खिला दो मुझे। शीनू खाना परोस ही रही होती है कि तभी बहुत जोरों शोरों से प्रीतम के घर के बाहर से आवाज आती है और फिर डोरबेल बजती है। दोनों बाहर देखने जाते हैं तो पता चलता है कि मोहन आया है, वो भी अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर और एक ढोल बजाने वाले को भी। उसे देखते ही शीनू हाथ फैलाकर उससे बोलती है, भाई तू देखा प्रीतम जी, मेरा भाई आ गया। कैसी हो दीदी और मेरे प्यारे जीजा जी? हे भगवान, आपने इस जल्लाद को मेरे घर फिर से क्यों भेज दिया? अरे साले साहब, अचानक कैसे आना हुआ? बस क्या बताऊं मेरे प्यारे जीजा जी, आप दोनों की बहुत याद आ रही थी और सबसे ज्यादा तो आपकी। हाँ सब पता है क्यों आया है, मेरे पैसे खर्च करवाने के लिए ना। अरे दीदी, जीजा जी आप यहीं खड़े रहोगे क्या? नाचिए, मैं ढोल वाले लेकर आया हूँ। अरे इनसे मिलो, ये माय डियर जीजा जी हैं। मोहन के ऐसे बोलते ही वो दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले आता है और 5-6 लोग प्रीतम को उठाकर हवा में उछालने लगते हैं कि तभी प्रीतम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उतरकर उनसे कहता है, पागल हो क्या तुम सब? ये क्या कर रहे थे? भाइयों, जीजा जी को दोबारा करके बताओ कि तुम सब क्या कर रहे थे। ए पागल है क्या गधेड़े? देख ले शीनू तेरे भाई को। मेरे प्यारे जीजा जी, ये मेरे प्यार करने का तरीका है। तुम्हारे प्यार के चक्कर में मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। अरे आप भी ना आते ही मेरे भाई के पीछे पड़ गए। भाई चलो अंदर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। इतना बोलकर वो उसे अंदर ले जाती है, जहाँ तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी खाने को देखकर मोहन बोलता है, वाह दीदी, आपको पता था क्या कि मैं आने वाला हूँ? इसलिए आपने मेरी फेवरेट मलाई कोफ्ता पहले से ही बनाकर तैयार रखी है। अरे भाई, ये तो तुम्हारे जीजा जी के लिए बनाए थे। अरे शीनू ने मेरे लिए बनाया है। तूने क्या फोन करके बताया था हमें कि तू आ रहा है? पता नहीं मेरी चीजें इसे क्यों पसंद आती हैं। कुछ बोला क्या जीजा जी आपने? नहीं खाना खाओ। वैसे तू कितने दिन के लिए रहने आया यहाँ? अरे जीजा जी, दिन नहीं 1 महीने के लिए अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रहने आया हूँ।
इतना बोलकर सभी एक साथ खाना खाते हैं। अगले दिन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है, जिसके बाद मोहन कहता है, रहने दीजिए जीजा जी, आपके बस की बात नहीं है, आप हार जाएंगे। मैं और तुझसे हारूंगा? साले साहब, खुली आंखों से सपने देख रहे हो आप। ऐसी बात है तो पंजा लड़ा कर दिखाइए मुझसे। अगर मुझे हरा दिया तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, और अगर आप हारे तो आप मेरी सारी बात मानोगे। इतना कहते ही दोनों एक टेबल पर बैठकर पंजा लड़ाने लगते हैं, जिसमें कभी प्रीतम जीतने वाला होता है तो कभी मोहन का हाथ उसके जीजाजी पर भारी पड़ता है, और चीटिंग करके मोहन आखिरकार प्रीतम को हरा ही देता है। जिसके बाद प्रीतम बोलता है, ये तो चीटिंग है। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप मेरे भाई से हार गए हैं? चलिए अब उसकी बात मानिए। देखिए जीजा जी, अब आप मुझसे हार चुके हैं और आप क्या करोगे? हाँ, आप मेरा फोन ठीक करवा दीजिए। वो क्या है ना, कल पानी में गिरने की वजह से चल नहीं रहा है। बस मौका चाहिए इसे मेरे पैसों को चूना लगाने का। अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा ये। मोहन करा दूंगा ठीक। इतना बोलकर वो अगले दिन उसका फोन ठीक करवा देता है, और मोहन से बदला लेने के लिए प्रीतम के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उसके लिए एक जाल बिछा कर रखता है। जैसे ही मोहन कमरे में आता है, दरवाजा खुलते ही मोहन के ऊपर कलर वाला पानी गिर जाता है। ये देखकर प्रीतम उस पर जोर से हंसता हुआ कहता है, अरे रंगीला, तू तो पूरा ही गीला हो गया रे। ओह, तो ये आपका कारनामा है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। जैसे ही प्रीतम आगे बढ़ता है, उसी पानी में वो भी फिसल जाता है। जिसके बाद मोहन उस पर हंसते हुए कहता है, जीजा जी, आप तो गिर गए। मैंने कहीं सुना है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। तुझे तो मैं देख लूंगा। अभी उठा मुझे। मेरी कमर टूट गई। प्रीतम के ऐसा कहने पर मोहन उसे कमरे तक कंधे के सहारे ले जाता है और डॉक्टर को बुलवाकर दवाई दिलवाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक मोहन का एक डीलर उससे पैसे लेने के लिए उसके पास आता है, और पैसे ना होने की वजह से वो प्रीतम को कहता है, जीजा जी, मैं एक मुसीबत में हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। इन्हें पेमेंट करनी है सामान की, और मेरा सारा पैसा तो भोपाल में है, तो 1 लाख रुपए की पेमेंट आप ही कर दो ना। बस इतनी सी बात? तू रुक, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। बस एक कॉल करके ही मेरा दोस्त ले आएगा। थैंक यू जीजा जी। अरे भाई, अब और कितनी देर लगेगी पेमेंट लाने में? बस 2 मिनट लगेगी, आता ही होगा जीजा जी का दोस्त। अरे भाई, कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट यार, वो आने ही वाले हैं। ऐसे ही 2-2 मिनट करते हुए मोहन को पूरे 3 घंटे हो जाते हैं, और उसका डीलर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे भाई, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे 2-2 मिनट करते 3 घंटे हो गए। जीजा जी, आपका वो दोस्त कब आएगा? उसको बोलो थोड़ा जल्दी आ जाए। बस 2 मिनट में आता ही होगा। अभी 2 मिनट पहले ही फोन करके बताया है। तभी वहाँ पर प्रीतम का दोस्त विकी आता है और जेब में से एक लिफाफा निकालकर मोहन के हाथों में दे देता है, जिसे छूकर मोहन कहता है, जीजा जी, ये क्या है? 1 लाख की गड्डी तो लग नहीं रही इसमें, बड़ा पतला लिफाफा है। ये पैसे नहीं है, ये तो ट्रेन की टिकट है। क्या? अब मैं पैसे लेने भोपाल जाऊं? जी, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चला जाऊंगा। वाह जीजा जी वाह, 1 लाख तो दिए नहीं, ऊपर से टिकट करवा दी। तूने क्या समझा था कि इस बार तू मुझे लपेटे में ले लेगा? नहीं बेटा, जैसे हर शेर पे 1.25 शेर होता है ना, वैसे ही मैं तुझ पर हूँ। वाह जीजा जी, आपने क्या सेटिंग बिठाई है। हाँ वो तो है। तो चलो निकलो, ट्रेन के जाने का वक्त हो रहा है। टाटा साले साहब। हाँ हाँ जीजा जी, जा रहा हूँ मैं। सही खेल गए इस बार आप, लेकिन अगली बार के लिए तैयार जरूर रहिएगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। इस तरह मोहन और प्रीतम के बीच की तकरार बनी रहती है। मोहन हमेशा उसके पैसों का चूना लगाता है, लेकिन इस बार प्रीतम मोहन को टोपी पहना देता है और मजबूरन मोहन को वहाँ से जाना पड़ता है। साथ ही इस तरह प्रीतम अपने साले के जाने के बाद खुशी से अपने घर में रहता है और कहता है, लो जी, चला गया मेरी बीवी का भाई, अब मजे करूँगा। विवान एक सिंपल, सीधा साधा और पढ़ाकू लड़का था, तो वहीं अंजलि एक शरारती और बहुत ज्यादा फनी लड़की थी। जहां एक तरफ लड़कियों को सूट पहनना बहुत पसंद था, वहीं अंजलि जीन्स और अजीबोगरीब तरीके के
टॉप्स पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि फुटबॉल खेल रही होती है कि तभी उसकी फुटबॉल जाकर विवान को लग जाती है और उसका चश्मा गिरकर टूट जाता है, जिसके बाद अंजलि उससे बोलती है, ओ, आंखें चंधिया गई हैं क्या? थोड़ा देखकर चलो, अगर तुम्हें लग जाती तो प्रिंसिपल मुझे ही सुनाती। अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपकी कोई गलती नहीं है, आपको भी तो देखकर खेलना चाहिए ना। अंजलि जवाब देने वाली होती ही है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है, तो वो कॉल उठाने के लिए चली जाती है। इतने में विवान भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विवान बुक्स लेकर जा रहा होता है और अंजलि जल्दबाजी में उससे फिर से टकरा जाती है, तो विवान बोलता है, अच्छा तो आप मुझे सच में मारना चाहती हो, उस दिन फुटबॉल से और आज इस टक्कर से। ओ शट अप, तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो जो तुम्हें मारना चाहूँ। बाय द वे, आई हैव बॉयफ्रेंड। इतना बोलकर अंजलि चली जाती है और विवान उसको देखता ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली मुलाकात में ही अंजलि विवान को भा गई थी। लेकिन विवान खुद को जानता था कि एक चश्मिश और बहुत ज्यादा पढ़ाकू लड़के होने की वजह से अंजलि उसे कभी भी पसंद नहीं करेगी। इतने में ही कॉलेज में अंजलि का बॉयफ्रेंड रॉकी आता है और अंजलि के पास आकर उससे बोलता है, अंजलि माय लव, आज रोनी अपने घर पर आफ्टर कॉलेज पार्टी दे रहा है, चलो ना साथ चलते हैं। अरे रॉकी, मेरे घर वाले जाने नहीं देंगे, एक काम करो तुम चले जाओ। यार तुमको जीएफ बनाने का फायदा ही क्या है, ना पास आने देती हो ना ही कहीं बाहर चलती हो, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जीएफ नहीं बहन हो। रॉकी, माइंड योर लैंग्वेज, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ, आज से हमारा रिश्ता खत्म। इतना बोलकर रॉकी चला जाता है और अंजलि रोने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड बुलबुल वहाँ आकर उससे बोलती है, क्या हुआ अंजलि, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? यार रॉकी मुझसे ब्रेकअप करके चला गया, क्या करूँ? रिवर्स ट्रिक कर यार, सिंपल। मतलब वो क्या? अरे यार मतलब कॉलेज में किसी लड़के को लाइन दे और उसे बीएफ बना ले। बुलबुल, आर यू क्रेजी? कैसी बातें कर रही है यार? मैं रॉकी से प्यार करती हूँ, मैं किसी और को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगी? अरे बाबा, असली में थोड़ी बनाना है, बस नाटक करना है ताकि रॉकी जेलस हो और तेरे पास वापस आ जाए। अंजलि को बुलबुल की ये एडवाइस बहुत अच्छी लगती है और वो कॉलेज में चारों ओर देखने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर विवान पर पड़ती है, जो कि अपनी किताबों में घुसा हुआ होता है। अंजलि उसके पास जाकर उसे चुटकी बजाकर बोलती है, ओ हेलो, अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, समझे? पर वर कुछ नहीं, अब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बस। इतना कहकर अंजलि चली जाती है और विवान उसको तो मानो जैसे दुनिया ही मिल गई हो। वो बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता और वो किताबों में बस अंजलि का चेहरा ही देखता रहता है। जिसके बाद अगले दिन विवान और अंजलि साथ साथ कॉलेज में घूमते हैं, साथ ही कैंटीन में खाना खाते हैं और घर भी साथ ही जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रॉकी ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कहता। तभी अगले दिन कॉलेज में विवान अंजलि के लिए गुलाब लेकर आता है और उसे ढूंढते हुए वो बुलबुल से कहता है, बुलबुल तुमने अंजलि को देखा क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वो मैं उसके लिए गुलाब लाया था। ये सुनकर बुलबुल हंस पड़ती है और हंसते हुए कहती है, ओ भोले भंडारी, लगता है तुम अंजलि के ड्रामे को सीरियस ले गए। वो तो मैंने उसे बोला था कि रॉकी से बात करनी है तो किसी बकरे को फंसा और उससे प्यार का नाटक कर। विवान ये सब सुनकर टूट जाता है और कॉलेज छोड़कर घर आ जाता है और तभी अंजलि कॉलेज पहुंचती है। साथ ही विवान को सब जगह ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अंजलि विवान के बिना परेशान हो जाती है और रात भर सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन विवान कॉलेज आता है तो अंजलि उससे बात करने की कोशिश करती है, पर विवान बिना कुछ सुने ही वहाँ से चला जाता है। तभी बुलबुल अंजलि के पास आकर उससे कहती है, क्या हुआ अंजलि, तुम ऐसे बेचैन क्यों हो? रॉकी ने तुमसे बात नहीं की क्या? अरे बुलबुल, विवान मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ तो ना करे, तू परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि विवान की जुदाई में मुझे ये बात समझ में आई है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही आज हम अलग हैं, लेकिन हमारे दिल तो कब से मिल गए यार।
इतना कहकर अंजलि चली जाती है और अगले दिन विवान की एक बुक अंजलि को मिलती है। अंजलि उस बुक को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक लड़की की तस्वीर बनी हुई है, वो भी सूट पहने हुए, जिस पर लिखा हुआ है अंजलि। साथ ही साथ वहाँ पर एक सूखा गुलाब भी रखा होता है। अंजलि ये सब देखकर समझ जाती है कि विवान भी उसे बहुत चाहता है, तो वो खुद से बोलती है, विवान भी मुझे चाहता है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कल भी मैं ऐसे ही सूट सलवार पहन कर आऊंगी, फिर उसे समझ आ जाएगा कि मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। तभी वहाँ रॉकी आता है और अंजलि से कहता है, अंजलि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले लेक्चर के बाद मुझे कैंटीन में मिलना। ठीक है रॉकी। अंजलि रॉकी से मिलने कैंटीन में नहीं जाती और अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद वो अगले दिन बहुत ही अच्छे तरीके से एक सादा सा सिंपल सूट पहनकर तैयार होकर कॉलेज आती है और सभी लड़के उसे देखते ही रह जाते हैं। लेकिन कॉलेज में विवान कहीं नहीं होता। अंजलि विवान को ढूंढने के लिए कैंटीन में जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। तभी अंजलि वापस जाने लगती है तो अचानक रॉकी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ अंजलि, तुम मुझे चाहती हो और ये सब तुमने इसलिए किया है ताकि तुम मुझे जेलस कर सको। लो, मैं जेलस हो गया, अब मेरे पास वापस आ जाओ। देखो आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। रॉकी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ा तो क्या करोगी? तभी वहाँ पर विवान आ जाता है और रॉकी को थप्पड़ मार कर बोलता है, हाउ डेयर यू रॉकी, तुमको कोई हक नहीं है किसी लड़की के साथ ऐसा करने का। आज के बाद कभी इसे परेशान मत करना। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैं क्या करूं और क्या नहीं? विवान ये सुनकर जाने लगता है कि तभी अंजलि उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है, मत जाओ विवान, मैं मानती हूँ कि मैंने ये सब एक मजाक से शुरू किया था, लेकिन सच में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरा दिल सिर्फ तुम में है। ये सारी की सारी बातें रॉकी सुन लेता है और बोलता है, विवान, इसकी बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि कल ये मेरे साथ थी और आज तुम्हारे साथ और कल फिर किसी और तीसरे के साथ होगी। कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम? अपनी ही गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बोल रहे हो? चले जाओ यहाँ से। विवान की बात सुनकर रॉकी वहाँ से चला जाता है और तभी विवान अंजलि से कहता है, अंजलि, तुम आज नहीं तो कल मुझे भी छोड़ दोगी और मुझे तकलीफ होगी, इसलिए हम बस दोस्त बन सकते हैं और कुछ नहीं। अंजलि विवान की ये बात मान लेती है और उसके बाद अंजलि और विवान बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही अंजलि हर वो कोशिश करती है ताकि वो विवान की नाराजगी को मिटा सके और एक दिन अंजलि विवान से कहती है, विवान, अब तो हमारी दोस्ती को भी कई महीने हो गए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ है तो क्या अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो? नहीं, मैं तुमको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। विवान के इतना कहते ही अंजलि उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी विवान उसे रोकते हुए कहता है, मुझे डर है कि तुम भाग ना जाओ, इसीलिए तुम डायरेक्ट मेरी बीवी बनोगी। इतना सुनते ही अंजलि विवान को गले लगा लेती है और दोनों के दिल के साथ साथ कुंडली भी मिल जाती है, जिसके कुछ ही समय के बाद दोनों अपने परिवार वालों की सहमति से एक दूसरे से शादी करके जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।